चले भैया आ जाए। सर पहला हमारे पास जो है वो आ रहा है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स। सही है। चले सर देखें। इकोनॉमिक गुड्स जो है आर स्कार्स। सही है। और आपके जो फ्री गुड्स हैं आर अनलिमिटेड। अच्छा, यहां तक आपको कितने नंबर मिल गए सर? 2 मार्क्स। इकोनॉमिक गुड्स के पास सर क्या होती है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सही है। और फ्री गुड्स में हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो नहीं होती है। डन है। अच्छा, दूसरा, इकोनॉमिक गुड्स यूज करते हैं रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस। फ्री गुड्स जो है वो रिसोर्सेज को यूज नहीं करते। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2B। एक्सप्लेन हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट will influence a government decision on whether to spend tax revenue on a large infrastructure project. First of all, हम बात करेंगे कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। तो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आपको जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। सही है। आपने ये बताया कि देखें, एक चीज याद रखें कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो मेरे पास क्या है? लिमिटेड है। टैक्स रेवेन्यू क्या है मेरे पास? लिमिटेड है। सही है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेंड करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो वो कहीं और जो है वो खर्चा नहीं कर सकेगी। सही है। तो दे विल हैव टू डू चॉइसेस। उन्हें क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करना पड़ेगा। या तो दे कैन स्पेंड ऑन सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, या तो दे कैन स्पेंड ऑन समथिंग एल्स। सही है। तो गवर्नमेंट को सेट करना पड़ेगा अपनी प्रेफरेंसेस को। सही है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट विल हैव टू विल हैव टू देयर सेट देयर ओन प्रेफरेंसेस। सही है। गवर्नमेंट को अपनी खुद की प्रेफरेंसेस जो है वो सेट करनी पड़ेगी व्हेन एलोकेटिंग व्हेन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, व्हेन एलोकेटिंग टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है। आई बात समझ? क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है तो शायद वो किसी और पे खर्चा जो है वो नहीं कर सके। रीजन क्या है? कि टैक्स रेवेन्यू क्या है बेटा? लिमिटेड है। सही है। यहां तक बात हो गई हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। यहाँ पे आपको एग्जामिनर जो है वो 1 से 2 मार्क्स दे सकता है। 2C, एनालाइज द इन्फ्लुएंस on whether supply of a product is elastic or inelastic. So basically, you have to uh, write the factors affecting supply curve. सही है। डन है। तो सबसे पहले आप ये बात करेंगे कि प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड और नॉट। सही है। क्या आप किसी प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सही है। अगर तो आप किसी प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, हुसैन बेटा बताइए कि वो इलास्टिक होगा इन इलास्टिक होगा? जल्दी बताइए। अगर आप किसी प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक? इलास्टिक होगा सर। इफ स्टोर्ड तो देन इट विल बी इलास्टिक। क्या है फिर आपका? इलास्टिक होगा, क्योंकि सर आप क्या कर सकते हैं? यू कैन एडजस्ट सप्लाई अकॉर्डिंग टू दी प्राइस लेवल्स। आप क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं सप्लाई को अकॉर्डिंग टू दी प्राइस लेवल्स। आई बात समझ? डन है। ओके हो गया। अच्छा, फिर हम लोग ये बात हमने कर ली। हम ये फिर देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन टाइम जो है वो कितना है। हमारा प्रोडक्शन का जो टाइम है वो कितना है।
अगर हमारे प्रोडक्शन का टाइम जो है वो बहुत कम है, बहुत कम टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो सर अब होगा पता है क्या, कि यहाँ पे अब हम लोग जो है वो आउटपुट को शायद प्रोड्यूस नहीं कर सके। ठीक है, डन है। तो अगर प्रोडक्शन टाइम शॉर्ट है तो सर अब इस पॉइंट पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो सर क्या होगी, इन इलास्टिक सप्लाई होगी। आई बात समझ, क्योंकि नाउ इट इज डिफिकल्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ हायर प्राइसेस, सही है, इन द मार्केट, के अब हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम हायर प्राइसेस से जो है वो फायदा उठाएं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा टाइम में जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक सर तो है ना। लेबर पे इलास्टिक नहीं होगा, टाइम शॉर्ट है तो? सर टाइम शॉर्ट है ना अपने पास, टाइम शॉर्ट है तो क्या मैं ज्यादा मैंगो को प्रोड्यूस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नहीं कर कैसे सकता तो इसका मतलब है कि मेरी सप्लाई क्या होगी बेटा, इनइलास्टिक होगी। ठीक है। नहीं कर सकते सर, जब जब टाइम शॉर्ट है हाँ तो जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा ना सर वो तो। सर, मेरे पास टाइम शॉर्ट अवेलेबल है और प्रोडक्ट को अच्छा ज्यादा टाइम लग रहा है, ये बात हो रही है यहाँ पे। सही है। अच्छा सर। प्रोडक्ट कम टाइम में नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट तो लंबे टाइम में ही बन रहा है, मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। सही है। सही। डन है। अच्छा, फिर हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे एफओपीज जो हैं वो कितने मोबाइल हैं। सही है। वो इम्पोर्टेंट है कि अगर जो है हमारे एफओपीज जो हैं वो जोग्राफिकली या ऑक्यूपेशनली क्या है, मोबाइल हैं, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या बात कर सकते हैं कि यार हमारी जो सप्लाई है वो सर क्या होगी यार, इलास्टिक होगी। ठीक है। डन है। अच्छा, फिर एक और नया पॉइंट, मतलब कि यहां से ही जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई देखो टाइम, अगर तो हमारे पास एक ऐसा गुड है, गुड दैट टेक्स लेस टाइम टू बी प्रोड्यूस्ड, तो वो सर क्या होगा, हमारे पास इलास्टिक होगा, क्योंकि वो कम टाइम में जो है वो इजीली हम जो है वो उसे बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू दी मार्केट चेंजेस। सही है, मार्केट प्राइसेस। आई बात समझ। चले, ये भी हो गया हमारे पास, 2C हो गया। 2D पे आते हैं, डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड बैन द बर्निंग ऑफ वुड टू हीट होम्स। अब ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। सही है कि गवर्नमेंट को क्या बैन कर देना चाहिए बर्निंग ऑफ वुड टू हीट होम्स? तो यहाँ पे हर बच्चा एक ही कहानी लिख रहा है भाई, पॉल्यूशन। भाई और भी पॉइंटर्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि पहला तो हम वही बात करेंगे पॉल्यूशन की, कि भाई गवर्नमेंट को शुड बैन, गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए। क्यों? ताकि इससे सर क्या हो, हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो सर क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारी जो पॉल्यूशन है वो सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। दूसरा, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए बर्निंग ऑफ वुड, ताकि सर आप क्या कर सकें, आप प्रोटेक्ट कर सकें डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है ना उसको, कि डी आप फॉरेस्ट को, आप नेचुरल हैबिटाट को जो है वो क्या कर सकें, प्रोटेक्ट जो है वो कर सके। ठीक है, डन है। कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे डिफोरेस्टेशन को प्रोटेक्ट करें? सर वो हम सिर्फ एक्सप्लेन। यही हम ये लिखेंगे ना, गवर्नमेंट शुड बैन द बर्निंग ऑफ वुड। द रीजन इज कि सर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, एज दीज फॉरेस्ट जो है वो सर क्या है, आपके लिए कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए ये घर है। सही है। तो हमें इनको बचाना होगा। डन है। सही है। अच्छा, वरना सर क्या होगा, अगर हम लोग जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो दिस विल कॉज पॉल्यूशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या बात यहाँ पे कर सकते हैं कि हम भाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को देखें। हमें क्या चाहिए कि हम ढूंढें ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को। हम किसको ढूंढें भाई, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को जो है वो हम लोग ढूंढें, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को देखें। किसको देखें, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है वो देखें, रादर देन यूजिंग वुड। तो हमें क्या बात करनी है, हम रिप्लेस करें वुड को। ठीक है, डन। अच्छा भाई,
दूसरा, हमें इसलिए बैन करना चाहिए बर्निंग ऑफ वुड, ताकि हम सर क्या कर सके, एक्सटर्नल कॉस्ट को कम करेंगे ना, तो इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं मार्केट फेलियर को। किसको रिड्यूस कर सकते हैं? मार्केट फेलियर को। सही है, डन है। चलें सर, हमने बोला कि गवर्नमेंट शुड नॉट बैन। अब यहाँ पे बड़ा एक मसला है कि गवर्नमेंट को बैन नहीं करना चाहिए। चलें सर, गवर्नमेंट को बैन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर हमारे पास जो है वो आपके जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, सर आपके जो मार्केट फेलियर वाला एक दफा दोबारा समझाएंगे, मार्केट फेलियर कैसे रिड्यूस कर सकते? सर एक्सटर्नल कॉस्ट अगर आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट फेलियर कम होगा या नहीं होगा? ठीक है, समझ गया। सही है, चलो। डन है। चले आगे चलते हैं। तो सर हमारे पास क्या है, अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करते हैं, सही है, तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है अपार्ट फ्रॉम वुड, सही है, वो क्या हो सकते हैं, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे भाई, हम जो है वो बैन नहीं करेंगे। ठीक है, सही है। दूसरा, हम ये बात ये कर सकते हैं कि हमें बैन नहीं करना चाहिए, हम पता है क्या करें, कैन इम्पोज टैक्स ऑन वुड, सही है, और ये टैक्स रेवेन्यू को, क्योंकि ये फिर डिमांड इसकी नहीं इलास्टिक है, सही, क्योंकि फ्यूल की तरह यूज होगा। क्योंकि देखो, हीट होम्स मतलब क्या हो रहा है कि एज अ फ्यूल यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू हीट योर होम्स, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टैक्स रेवेन्यू को यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड सब्सिडीज, सही है, टू प्रोवाइड आपका सब्सिडीज, सही है, टू डू सम research and development to a more environmental products, सही है, of environmental products। सर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो ज्यादा हो गए, तो हमें फॉरेस्ट भी कम करने हैं, ताकि ये पुल नहीं बना नहीं, ये पॉइंट नहीं लिख सकें। सकते आप, ये पॉइंट नहीं लिख सकते। सही है भाई। अच्छा भाई, अब हम लोग एक और बात ये कर सकते हैं कि भाई ये सिर्फ बातें हैं करना, बैन को लगाना इज डिफिकल्ट, सही है, इस बैन को आपको रेगुलेट करना कि कोई इससे हट तो नहीं रहा, सही है, तो ये डिफिकल्ट है, सही है, टू इन्फोर्स। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार छोड़ो यार, नहीं लगाते हम। सही है, डन है। अच्छा भाई, ये सब हो गया। बे यार ये, अब हम बात को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जैनब, समझ आ गया? एंड शुड नॉट एम्प्लॉयमेंट का लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कि मतलब मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। अगर ट्रीज नहीं काट सकते तो जो लोग ट्रीज मतलब अपनी जॉब के लिए काटते हैं वो सब सप्लाई परफेक्ट करते पॉइंट हैं। है, बेहतरीन पॉइंट है सर, कि हम लोग जो है इसीलिए इस पे बैन नहीं लगाएं, क्योंकि क्या पता ये जो वुड वगैरह जो है, ये इसकी जो कलेक्शन जो है वो कौन कर रहा है, आपका बेचारे कुछ लोग हैं इस टाइप के जो है वो कर रहे हैं। तो इससे सर हमारे पास क्या होगा कि पॉवर्टी लेवल्स जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है भाई, ओके हो गया। चलें, अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे हमारे पास है डिफाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही सवाल क्या था? कौन सा वाला? ये जो भी आप करा रहे थे 2D शायद। डिस्कस वेदर और नॉट, ये देख लेना आप। चले आ जाए, डिफाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर क्या होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी रिसोर्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, a resource that is used to produce गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आगे चलते हैं जरा, पार्ट बी। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई बिल्डिंग वर्कर्स मे नॉट, क्या टू व्हाई बिल्डिंग वर्कर्स मे नॉट बिकम टीचर्स, सही है।
अच्छा, बिल्डिंग वर्कर्स, जो वर्कर्स बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वो टीचर क्यों नहीं हो सकते? सही है। तो पहली बात तो ये है कि दे माइट नॉट बी हैविंग रेलेवेंट स्किल्स। सही है। वो टीचर वाली स्किल्स जो है वो नहीं है, वो क्या है आपके ऑक्यूपेशनली जो है वो इमोबाइल हैं अगर। सही है। दूसरा कि हमारे पास जो है टीचर बनने के लिए एक स्पेसिफिक कुछ तो क्वालिफिकेशन होना यार। सही है। तो उनके पास जो है वो सर क्या होना चाहिए भाई, देयर मस्ट बी सम नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। ठीक है, डन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो टीचिंग इंडस्ट्री में इस टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर सर क्या होगा यार, आपको जो है वो रिस्ट्रिक्ट जो है वो किया जाएगा, आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है, डन है। अच्छा, क्या पता बिल्डिंग वर्कर्स जो हैं उनको टीचर इसलिए नहीं बनना क्योंकि ये जो बिल्डिंग वर्कर्स हैं, सही है, दे आर हैप्पी फ्रॉम द इनकम दे आर जनरेटिंग, फ्रॉम द इनकम दे आर जनरेटिंग, वो खुश हैं जो वो कमा रहे हैं एट द मोमेंट। सही है। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी ज्यादा है, तो उन्हें टीचर बनने की जरूरत जो है वो नहीं है। सही है। क्या पता ये जो आपके वर्कर्स हैं, दे आर नॉट हैविंग दे आर नॉट हैविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, दे आर नॉट हैविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू गेट टू द एरिया वेयर टीचर जॉब्स आर अवेलेबल। मतलब इसको अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो मैं बात कर सकता हूं जोग्राफिकल मोबिलिटी की, कि वो क्या है आपके शायद जोग्राफिकल इमोबाइल है। ठीक है, डन है। आगे चलते हैं जरा। सही है। और क्या पता हमारे पास जो है वो नहीं, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इंफॉर्मेशन फेलियर है, कि बिल्डिंग वर्कर्स बिल्डिंग वर्कर्स आर not having info about the job vacancies of teachers। क्या पता उनको जॉब वैकेंसीज के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, डन है। चलें, ये सब हो गया। पार्ट सी पे आते हैं। एनालाइज हाउ स्मॉल फर्म्स कैन compete सक्सेसफुली विद अ लार्ज फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। सही है। क्यों स्मॉल फर्म जो है वो इजीली जो है वो compete कर सकेगी? तो स्मॉल फर्म इसलिए compete कर सकती है कि यार क्या पता ये जो स्मॉल फर्म है ये सेम इंडस्ट्री के अंदर तो है, बट ये जो है वो पर्सनलाइज सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही है। जब पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर करेगी, सही है, तो ये सर क्या कर सकते हैं, ये एक नीश के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स को जो है वो पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा सक्सेसफुली compete कर पा रहे हैं। स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स आर कंसिडर्ड। अब जिनको नीश मार्केट का मतलब नहीं पता, ये एक छोटी मार्केट होती है ऑफ अ मच लार्जर मार्केट, कि एक ऐसी स्पेसिफिक मार्केट जहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मिलते हैं। क्या पता आपकी जो स्मॉल फर्म्स हैं इनको जो है वो सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उन्हें क्या दे रहा है भाई, सपोर्ट दे रहा है। तो जिसकी वजह से उनके पास बजट जो है वो ज्यादा है, किनके पास, इन फर्म्स के पास बजट ज्यादा है। और वो सर क्या कर पा रहे हैं यार, वो लोग जो है वो लेस प्राइसेस जो हैं वो सर क्या कर रहे हैं, चार्ज जो है वो कर रहे हैं। ठीक है भाई, डन है। अच्छा,
सर इसीलिए वो लोग सक्सेसफुली compete कर पा रहे हैं, क्योंकि यार आपकी जो स्मॉल फर्म्स हैं, इनकी जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत छोटे होते हैं। सही है। ये जो है बड़े फ्लेक्सिबल चल रहे होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं भाई, इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं भाई, चेंज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, डन है। रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इनकी कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो ज़्यादा होगी इफ़ वी कंपेयर इट विद दी लार्ज फर्म। अच्छा, लार्ज फर्म जो है वो इसीलिए भी compete नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी ऑपरेशंस बहुत लार्ज स्केल पे अब हो चुकी हैं। जब ऑपरेशंस लार्ज स्केल पे हो चुकी हैं, तो अब वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। सही है, जिसकी वजह से इसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइसेस हैं वो क्या हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। ठीक है, डन है, ओके हो गया। चलें, तो सर ये बात आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। अब आ जाए जरा 3D पे। डिस्कस वेदर और नॉट इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल बेनिफिट एन इकोनॉमी। सही है। तो हमने पहले तो यहाँ पे क्या बात करनी है कि मनी सप्लाई के बढ़ने से बेनिफिट। सही है। और मनी सप्लाई के बढ़ने से बेनिफिट। हाँ भाई, हुसैन बेटा जरा बता सकते हैं आप क्या बात, मनी सप्लाई का बढ़ना मतलब क्या है, कौन सा टॉपिक है? सर ये वो मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक हो गया। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई विल बेनिफिट एन इकोनॉमी। क्या इससे बेनिफिट होगा इकोनॉमी को या नहीं होगा? जी सर होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। कैसे होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा सर, देख, वो एग्रीगेट कंज्यूमर डिमांड। स्पेंडिंग। सही है, पहले आप ये लिखेंगे कि बेनिफिट ऐसे होगा कि आपने सबसे पहले एक बच्चा क्या करता है भाई, कॉन्सेप्ट टॉपिक को जो है वो देख ले कि टॉपिक कौन सा है। ये आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है। सही है। तो इससे सर आप क्या करेंगे, हमारा जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी, जिससे हमारे पास क्या होगा कि इकोनॉमी को कैसे फायदा होगा कि प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो रही होगी। प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सर क्या है, कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो जीडीपी, आपका आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ रहा है तो आपका जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है तो इसकी वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। सही है। तो इसकी वजह से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स भी जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सही है। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि मनी सप्लाई से कैसे बेनिफिट होगा इकोनॉमी को। इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। सही है। अच्छा भाई, सर कंज्यूमर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को क्या दिख रहा है, चार्म दिख रहा है। वो बोल रहा है मार्केट अच्छी है, ये पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। तो सर हमारे पास क्या होगा कि फर्म्स जो हैं वो फिर क्या करेंगी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने जो ऑपरेशंस हैं उन्हें भी सर क्या कर रही होगी, एक्सपैंड जो है वो कर रही होगी। ठीक है, डन है। चलें, अब हम लोग आते हैं जरा कि मनी सप्लाई जो है उस हम नहीं बढ़ाना चाहिए मनी सप्लाई को, क्योंकि उसके नुकसान है। मनी सप्लाई को बढ़ाने के कुछ जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सही है। अच्छा, तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सर क्या है हमारे पास, कि हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, और अगर एग्रीगेट सप्लाई हमारी लिमिटेड हुई तो सर इसकी वजह से हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे क्या भाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। सही है। दूसरा, सर हमारे पास लोगों की जो इनकम है वो बढ़ रही है। जब इनकम बढ़ रही है तो वो सर क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स पे जो है वो कंजम्पशन जो है इम्पोर्टेड गुड्स की
उसकी कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो किस में जा सकता है बेटा, डेफिसिट में जो है वो जा सकता है। सही है। और सर मनी की वैल्यू नहीं गिरी, जो सर मनी मनी ज्यादा की हो जाएगी। वैल्यू तो ये हो गया ना, डिमांड पर इन्फ्लेशन हो गई तो मनी की वैल्यू गिरेगी, तो ये तो आफ्टर वैसे भी इफेक्ट सर पॉइंट मनी, है, आप कुछ भी मनी लिखते जब रहें। मार्केट में ज्यादा होगी तो उसे वैल्यू वैल्यू गिरती है ना सर। क्या तो वापस से स्कार्स बोले, होना चाहिए ना। वापस तो से बोले। मनी को स्कार्स होना चाहिए ना। तो स्कार्स तो होगी ही फिर ज्यादा कर दी तो। सर मनी सप्लाई इंक्रीज तो हो रहा है, बट क्या जिसके पास जितने जो अमाउंट ऑफ इनकम होगी, सही है, वो इतनी इनकम अवेलेबल होगी ना सर। मनी तो वैसे भी स्कार्स ही है इंक्रीज। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का मकसद ये है कि सर आप क्या कर रहे हैं, लोगों को सेविंग स्कीम्स की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कंजम्पशन को रोक नहीं रहे हैं लोगों को। सही है। पैसा तो वैसे भी सर क्या होना चाहिए, स्कार्स ही होना चाहिए। वो तो दोनों केसेस में पैसा तो स्कार्स ही है। जो बेचारे जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब बंदा है, तो अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग जाएगी तो क्या उसकी जेब में बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे, उसके पास तो पैसा स्कार्स ही रहेगा ना सर। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी का मतलब सर ये है कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि आप जो है वो स्पेंड करें, लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप स्पेंड करें। सही है भाई, डन है। और लोगों सही के पास कोई मोटिवेशन भी नहीं है कि आप क्या करें भाई, जो है वो आप सेव करें। ठीक है। चलें, हमारे पास क्या है सर, इनकम बढ़ेगी, इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, करंट अकाउंट जो है वो मेरा डेफिसिट में जो है वो जा सकता है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा कि करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर सकती है, बट ये बहुत चीजें ऑब्वियस होती हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर गया तो नॉर्मली यही है हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो रही है हमारी, ओ इन्फ्लेशन, करेंसी की वैल्यू जो है वो हमारी गिर रही है। ठीक है, डन है। अच्छा, सर देखें, अब एक पॉइंट जरा जहन में आया अभी कि आप जब मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो आप क्रेडिट कंट्रोल को क्या कर रहे हैं सर, वीक कर रहे हैं। जब आप क्रेडिट कंट्रोल को वीक कर रहे हैं तो इससे सर क्या हो रहा है हमारे पास, और इंटरेस्ट रेट को जब आप कम कर रहे हैं तो आपकी जो लेंडिंग है वो सर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जब लेंडिंग बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो क्या हो सकती हैं, इंक्रीज जो है वो हो सकती हैं। ठीक है। बट सर इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि सर आप जब लेंडिंग को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इससे सर हमारे पास क्या होगा कि बहुत से हाउस होल्ड्स, आपके बहुत से फर्म्स जो हैं, अगर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम लोग देखें तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो डेट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सही है भाई, डन है। क्योंकि उनको जो है वो रीपेमेंट भी जो है वो करनी है, और साथ ही साथ उनको क्या करना है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो है वो बेयर जो है वो करनी है। ठीक है, डन है। क्या बिल में मेंशन एक्सचेंज रेट का मेंशन करेंगे हम लोग उसके अंदर? एक्सचेंज रेट का क्या एक्सचेंज रेट लिखेंगे कि वो भी कम होगी। सर, एक्सचेंज रेट फॉर मैंने बोला ना वो ऑब्वियस है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ही है कि करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो लिखे नहीं लिखे वो कोई ऐसा कोई अच्छा पॉइंट हम नहीं कह सकते, वो बस आफ्टर इफेक्ट में बस आप सेंटेंस खत्म करना है तो आप कर दें। सही है भाई, चले आ जाए। अब बेटा, टू कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आइडेंटिफाई टू कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो सर ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे पास सर क्या होगा कि बहुत सी चीजें यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि इनकम जो है वो नहीं होगी। सही, हमारे पास जो है वो टैक्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं होगा। अच्छा, मैंने ये रिलेट नहीं करा दोनों पॉइंटर्स को, ये दोनों पॉइंटर्स अलग अलग हैं। इनकम कम है, इनकम नहीं होगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट का नुकसान है। टैक्स रेवेन्यू कम होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट का नुकसान है। दूसरा एग्जाम हमारे पास ये है कि सर इसमें पॉवर्टी का लिख सकते हैं। सर इनकम कम होना इज पॉवर्टी। सही है भाई, डन है। लिखेंगे। ठीक है सर। चले सर, टू कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सर क्या है कि सोशल अनरेस्ट हो जाएगा हमारे पास, क्राइम रेट्स और जो है वो सुसाइड्स वगैरह जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, डन है। तो अपार्ट फ्रॉम राइटिंग सुसाइड्स अलग, क्राइम रेट अलग, डाइवोर्स रेट्स अलग, आप लोग जो है वो सोशल अनरेस्ट जो है वो ज्यादा बेहतर पॉइंट है। सही है। चलो सर ये नहीं बोल सकते सर आउटपुट कम हो जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगा, और सर, क्या कहते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डायरेक्ट नुकसान ये होता है।
हमारे पास जीडीपी कम होना वैसे ऐसा कोई वो नहीं है, लिख सकता है भाई कि सर हम ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है लेबर है नहीं, जीडीपी कम हो जाएगा। सही है, ठीक है। सर जी बोले। हम ये लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इसके अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप क्यों लिखेंगे? गवर्नमेंट को कॉस्ट नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो है वो बर्डन जो है वो बढ़ सकता है, बर्डन ऑन गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। बट देखें ये आपको फिर है ना थोड़ा सा बताना, एक लाइन 1.5 लाइन लिखनी पड़ेगी कि बर्डन क्यों बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की वजह से। यहाँ पे अपना टाइम जाया नहीं करना है अपने को, 2 नंबर का सवाल है। पॉइंट आपका एकदम सही है बट 1 से 1.5 लाइन लिखनी पड़ेगी, जाया होगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। हाउ द की रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस आर मेड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जी सर, की रिसोर्स, अब आप लोग को अगर याद हो रिसोर्स एलोकेशन का मॉक में भी क्वेश्चन दिया था भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सही है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, सही है। चले आ जाएं, इसका आंसर लिख लेते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि की रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस आर मेड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखें यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक में हमारे पास कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो सर क्या कर रहा होता है? एलोकेट करता है ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज योर डिमांड सप्लाई। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डन है। तो प्राइवेट सेक्टर ये करता है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर सर क्या कर रहा होता है? पब्लिक सेक्टर जो है तो वो वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। वो करता है पहली बात के वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। सही है। और दूसरा ये है कि वेयर टू यूज टैक्स रेवेन्यू। सर ये प्राइवेट सेक्टर वाले बताएं वापस। सर प्राइवेट सेक्टर जो है वो पैसे कैसे, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेगा? मार्केट फोर्सेस को देखेगा ना, डिमांड सप्लाई को देखते हुए सारी चीजें करेगा या नहीं? ठीक है, चलें आगे चलते हैं जरा। 4C, एनालाइज द कॉजेज ऑफ एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। जैनब हारून बेटा जरा मुझे समझाएं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? कॉजेज बताना है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा क्यों हुई है। तो सर क्यों हुई है बताएं जरा जल्दी। फॉरेन करेंसी की सर डिमांड क्यों बढ़ गई है? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या? देखिए वापस से क्वेश्चन पढ़ें। एनालाइज द कॉजेज ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। सर आप पाकिस्तान में रह के क्यों डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं सर? सर इसका एक पॉइंट हो सकता है इंक्रीज इन स्पेकुलेशन, यानी कि लोगों को लग रहा है कि उसकी वैल्यू ये बढ़ेगी। अच्छा पॉइंट है, जरा बताओ, जरा इसको जरा एक्सप्लेन करो। सर जिस तरह पाकिस्तान में होता है, लोग मतलब अचानक कहने लग जाते हैं कि डॉलर खरीदो, डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। लोग स्पेकुलेट करते हैं कि डॉलर की वैल्यू पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से बढ़ेगी, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए डॉलर खरीद लेते हैं ताकि ठीक उनका हो पैसा गया। डीवैल्यू ना हो। तो हम ये बात कर सकते हैं कि मैं देखो वापस से सवाल सुनो बेटा। जैनब, सवाल क्या है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं तो मैं यूएस डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम शायद इन्वॉल्व हैं स्पेकुलेशन के अंदर। सही है, क्योंकि स्पेकुलेशन हम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है सर क्या होगी, वो बढ़ेगी और हम लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है भाई, डन है, आई बात समझ? अच्छा, दूसरा हम लोग ये बात कर सकते हैं कि क्या पता हम लोग इम्पोर्ट्स जो है वो ज्यादा कर रहे हैं।
जब मैं इम्पोर्ट्स ज़्यादा करूंगा तो इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो डॉलर की डिमांड को बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा, और अपने रुपीस की जो डिमांड है उसे जो है वो कम कर रहा हूँ, उसकी सप्लाई बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं जब लेट सपोज मेरे घर वाले अगर बाहर रहते हैं, सही है, तो अगर मैं जो है वो रेमिटेंसेस इफ सेंट अब्रॉड, अगर रेमिटेंसेस आप जो है वो कहाँ बेच रहे हैं भाई, बाहर जो है वो बेच रहे हैं, सही है, तो इससे क्या हो रहा है, मैं रेमिटेंसेस बाहर भेज रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो डॉलर की डिमांड जो है बढ़ा रहा हूँ। मैं डॉलर की डिमांड बार बार इससे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम और यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि क्या पता कि इन दैट सर्टेन स्पेसिफिक कंट्री हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, सही है। सो टू generate a return to generate a return on interest rates abroad, सही है, आप सर क्या करते हैं, हॉट मनी जो है वो, आप लोग को पता नहीं कॉन्सेप्ट पता है या नहीं हॉट मनी का, कि भाई देखें होता है ये हमारे पास कि आपके पास जब बाहर के मुल्क में फॉरेन कोई एबीसी बैंक है, सही है, उसने क्या करा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो अब मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं पैसा वहां पे लगा रहा हूँ ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मुझे जो है वो रिटर्न जो है वो मिल रहा हो। ठीक है भाई, डन है। अच्छा, तो इसीलिए भी जो है मैं क्या करता हूँ, बाहर की करेंसी की डिमांड बढ़ा रहा हूँ ना, मुझे डॉलर, मुझे लेट्स से यूएस की बैंक में पैसा रखवाना है, तो मैं यूएस की डिमांड बढ़ा रहा हूँ, मैं अपना फॉरेन करेंसी पाकिस्तान का जो नोट है वो दे रहा हूँ, पाकिस्तान की करेंसी की सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, बाहर की करेंसी की डिमांड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, डन है। चलें। सर, जी बोलें। कैन वी से कि अगर लाइक ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है तो उनको पैसे मतलब वो निकलवाएंगे ना, तो फिर डिमांड देखो, रहेगी। आप जब आप बाहर जा रहे हो या आपके मुल्क में टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है तो उनको पैसे चाहिए होगा ना कि स्पेंड करने के लिए नहीं देखो, कंट्री में। असल में हो ये रहा है कि लेट सपोज हमारे पास हम पाकिस्तान में रहते हैं, सही है, और हमारे मुल्क में अगर टूरिस्ट आ रहा है, तो इससे तो सर क्या हो रहा है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो रही है, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ नहीं रही है। आप अपने पॉइंट को यूं स्ट्रक्चर कर सकते हो कि अगर हमारे पास से क्या हो रहा है, टूरिस्ट बाहर जा रहा है, अगर कोई टूर करने बाहर जा रहा है, सही है, तो वो सर क्या कर सकता है, फॉरेन करेंसी की डिमांड को जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, आई बात समझ? सर सर हम इसमें फॉरेन किन्हीं इन्वेस्टमेंट का लास्ट पॉइंट ट्रिप आ को सकता है। डिपोर्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर मैंने कहा इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ सकता है कि हम बाहर कोई चीज मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए भी करेंसी चाहिए होगी। सर ठीक हो गया, लेट सपोज हमारा जो लोकल सिटीजन है, सही है, अगर हमारा कोई लोकल सिटीजन है, वो क्या करना चाहता है, वो जो है वो सेटअप करना चाहता है एक मल्टीनेशनल कंपनी को, क्या करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है मल्टीनेशनल कंपनी को, तो वो सर क्या कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहा है अब्रॉड, सही, जब बाहर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इससे सर क्या हो रहा है, हमारे पास जो है वो करेंसी की, बाहर की जो करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे आते हैं भाई। 4D पे, डिस्कस वेदर और नॉट इन्फ्लेशन विल हार्म अ कंट्री फर्म, सही है, अब ये हमने काफी दफा ये क्वेश्चन करा है, जल्दी जल्दी आ जाए इस पे, कि इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री की फर्म्स को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो सर अगर इन्फ्लेशन होगी तो सर हमारे पास सबसे पहली बात कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो सर क्या हो जाएंगे, वो एक्सपेंसिव जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो है इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है वो बढ़ रही होगी। ठीक है, डन है। इसके लिए दूसरा, इन्फ्लेशन जब होगी तो वेज प्राइस स्पाइरल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आपके जो वर्कर्स हैं वो सर क्या करेंगे, वो डिमांड कर रहे होंगे ज्यादा वेजेस, सही है, और अगर उनकी वेजेस को नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो इंडस्ट्रियल एक्शन की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, डन है। दूसरा, हम ये बात कर सकते हैं इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है भाई,
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो है वो हम लोग जो प्रॉफिट्स जो भी जनरेट कर रहे हैं वो सर क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं, ठीक है, डन है। अब हमने बात करी कि देखें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है तो हमारा आउटपुट जो है वो भी सर कम हो रहा होगा, हमारा जीडीपी जो है वो कम हो रहा होगा। अब एक और बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हमारा ट्रेड यूनियन पावरफुल नहीं है, अगर हमारा ट्रेड यूनियन इतना डोमिनेट नहीं कर रहा, तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो सर क्या हो सकती है हमारी, बढ़ सकती है ड्यू टू वर्कर्स डिमांडिंग हायर वेजेस। अब हम लोग बात करेंगे कि इन्फ्लेशन की हमने नुकसानात पढ़ लिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से फायदा होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के बेनिफिट्स हैं कि देखें अगर हमारे पास जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, सही है, अगर हमारे पास जो है वो माइल्ड इन्फ्लेशन है, सही है, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि सेल्स जो है वो हमारी बढ़ रही हैं, मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, सही है भाई, डन है। अच्छा, इससे हमारे पास सर क्या होगा कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो सर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, डन है। अच्छा, दूसरा आपकी इन्फ्लेशन जो है वो क्या है भाई, लेस है देन योर राइवल कंट्रीज, आपके अगर कम है देन राइवल कंट्रीज, तो फिर आपके प्रोडक्ट्स जो है सर क्या होंगे, इंटरनेशनली जो है वो सर क्या हो जाएंगे, कंपेटिटिव जो है वो हो जाएंगे, ठीक है, डन है। अच्छा, और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन है बट वही है, अगर स्टेबल है तो मसला नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो रियल वैल्यू है किसकी, डेट की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारे लिए जो है वो रीपे करना, रीपेमेंट विल बी नाउ इजियर, रीपेमेंट विल नाउ बी इजियर, ठीक है, डन है। अच्छा भाई, सर यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू है? जी सर, चलिए, वो ऊपर वाला पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर वो 4 पार्ट सी वो जिससे मैं बता। करवा देता हूँ, वो अभी पहले पार्ट डी में कोई मसला है, 4D में? नहीं सर। सही है, चले आ जाए, उसको देख लेते हैं एंड में। अब आ जाते हैं जरा 5 पे, आ जाते हैं जरा 5A, आइडेंटिफाई डिफरेंस, इतना कोई फारिग सवाल है बेटा, आइडेंटिफाई अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सही है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है ना, चले आ जाए। सर एक्सपोर्ट सर क्या होता है, मंगवाना। मंगवाना लिखिएगा बेटा तो। और तो यही होता है ना सर। अबे अंग्रेजी में क्या होता है एक्सपोर्ट का मतलब? क्या बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया सर, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया सर। ये आउट हो गया थोड़ा सा। अच्छा भाई देख, बहुत ऊपर से ही अब है। अब देख, पता है क्या सीन है, अब इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन एक लेके आता हूँ, पहले तो एक आसान डेफिनेशन लिखते हैं, फिर थोड़ी सी मुश्किल वाली भी एक लिखते हैं। अच्छा भाई, एक तो डेफिनेशन ये है कि एक्सपोर्ट इज अ गुड और अ सर्विस, सही है, दैट लीव्स द कंट्री। सर ये बंदा और बंदा तो मेरी नहीं कि बात लीव द सुन, कंट्री। मेरी बात सुन, तूने क्या बोला, एक्सपोर्ट्स मंगवाना होता है? इम्पोर्ट मंगवाना सर। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया बेटा। और ये आपने क्या लिखा है सर। लीव द एक्सपोर्ट, कंट्री बंदा तो नहीं है सर। ये छोड़ रहा है कंट्री, ये गलत लिखा है आपने। अच्छा ठीक हो गया, अभी तो रुक जाना, मैं करवाता हूँ ना। सर ये लिखने से रखिए वो सोल्ड अब्रॉड, बाहर बेचा क्या जाए, सोल्ड अब्रॉड, तो बाहर बेचना। लिख दें, आप ये भी लिख दें, मसला नहीं सेंड टू है। एन अदर कंट्री भी लिख सकते हैं ना सर। क्या लिख सकते हैं? सेंड टू एन अदर कंट्री। ओ, ये थोड़ा सा हैवी पॉइंट है, लिख सकते हैं। सही है भाई, आ जाए। अब देखें, एक्सपोर्ट इज अ गुड और अ सर्विस दैट लीव्स द कंट्री, सही है भाई, एक्सपोर्ट क्या है, एक गुड और अ सर्विस है जो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है तुम्हारे कंट्री के, और इम्पोर्ट क्या हो रहा है, एंड इम्पोर्ट इज अ गुड और अ सर्विस दैट एंटर्स द कंट्री, इम्पोर्ट क्या है, जो तुम्हारे मुल्क के अंदर आ रहा है, सही है,
तो ये तो अपनी हो गई एकदम बेसिक सी डेफिनेशन। अब थोड़ी सी एक हैवी डेफिनेशन आती है कि एक्सपोर्ट अच्छा दोनों के 2 नंबर। हाँ सही है, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिखें। एक्सपोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट आइटम इन द करंट अकाउंट। क्या है? क्रेडिट आइटम इन दी करंट अकाउंट। भाई क्रेडिट आइटम का मतलब क्या है? जब पैसे आते हैं अपन के बैंक में तो क्या आता है मैसेज? योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड। और जब पैसे जाते हैं तो क्या होता है? योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड। तो एक्सपोर्ट क्या होता है? एज अ क्रेडिट आइटम इन दी करंट अकाउंट। सही है। एंड इम्पोर्ट्स आर अ डेबिट आइटम इन दी करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सही है। चलें, खत्म हो गई कहानी। 5B पे आ जाते हैं जरा। एक्सप्लेन व्हाई कमर्शियल बैंक्स में इंक्रीज देयर लेंडिंग। क्यों कमर्शियल बैंक्स जो है वो लेंडिंग बढ़ा रहे हैं यार अपनी? क्या रीजन है? और मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए। सर कमर्शियल बैंक्स जो है वो, नहीं यार सर, कमर्शियल बैंक्स बोल रहा हूँ ना मैं, सेंट्रल बैंक थोड़ी बोल रहा हूँ। तो कमर्शियल बैंक भी तभी बढ़ाते हैं जब उन्हें पीछे सर से इंटरेस्ट असल रेट में हाई हो गया हो। तो सेंट्रल असल में बैंक कह रहे हैं उन्हें बढ़ाने को, असल सेंट्रल में बैंक कह यार, रहे हैं। यार कुछ असल में अच्छा पॉइंट बताएं। वो कह रहा है भाई, कमर्शियल बैंक कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई कमर्शियल बैंक में इंक्रीज देयर लेंडिंग। मीजान बैंक ने लेंडिंग क्यों बढ़ा दी? मीजान बैंक ने लेंडिंग इसलिए बढ़ा दी क्योंकि तो इंटरेस्ट रेट बढ़ उसको, गया। लोअर इंटरेस्ट कस्टमर रेट बढ़े सर। सर। अरे उसको प्रॉफिट कमाना था यार। लोअर सही। इंटरेस्ट रेट भी तो होता है ना। अबे सवाल तो समझ, सवाल पता है क्या बोल रहा है वो? कि कमर्शियल बैंक जो है, मीजान बैंक जो है वो क्यों तुझे पैसे दे रहा है? आप नहीं जा रहे हो, मीजान बैंक आपको फोन कर रहा है रोज के यार पैसे ले ले यार, मेरे से पैसे ले ले यार। उनका ज्यादा सूद सूद डिपॉजिट आ गया उनके पास। सही है भाई। इंटरेस्ट। बेटा सूद नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट कहते हैं आप। सही है भाई, जी जी डन है। जी। अच्छा भाई, इस्लामिक बैंकिंग सर, ठीक है भाई, आ जाए भाई। तो हम क्या बात करते हैं यार कि कमर्शियल बैंक जो है वो सर क्या करता है? इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट्स, इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट्स। सही है। क्योंकि भाई कमर्शियल बैंक जो है, हबीब बैंक हो गया, ये जितने भी बैंक हैं ये किसके हैं? प्राइवेट प्रोड्यूसर के हैं ना। ये कौन है ये लोग? ये तो प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। तो सर इनका मेन एम सर क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। तभी तो ये बोल रहे हैं कि यार आज तो ले लो, लोन ले लो, कोई मसला नहीं है, कल हमें देना इंटरेस्ट के साथ। ठीक है भाई, डन है। अच्छा, प्रॉफिट के साथ। दूसरा हमारे पास जो है ये इसीलिए भी जो है वो लेंडिंग जो है वो कर रहे होते हैं। सही है। ताकि इसलिए क्यों लैंड करते हैं सर? कॉस्ट एंड रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के अंदर, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि सर आप जो है वो लैंड करते हैं। सही है। ताकि हमारे पास सर क्या हो, वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना सर, क्या बहुत ज्यादा लैंड करेंगे तो दे विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सही है भाई, आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो सर क्या होगी? कम होगी। तो ये थोड़ा सा अलग सा पॉइंट है। और हम लोग इसलिए भी जो है वो लैंड कर रहे होते हैं। सही है सर ये लेंडिंग से एवरेज कॉस्ट कैसे कम होगी? भाई, आप जो है वो सर क्या कर रहे हो? आप जो है वो लैंड कर रहे हो। सही है। आप बहुत ज्यादा जब लैंड करेंगे तो सर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन जो है वो आप ज्यादा करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। तो इससे क्या होगा? आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होगी या नहीं होगी? होगी। तो आपके स्प्रेड हो जाएगा या नहीं होगा? सही है। होगा सर। अच्छा, ओके। और आप लोग यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं कि हम लोग पता है क्यों जो है वो लैंड कर रहे होते हैं? जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे बोला कि सर हम लैंड इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। सही है। क्या कम है? इंटरेस्ट रेट कम है, इस वजह से हमारे पास जो है वो डिमांड फॉर लोन्स जो है वो ज्यादा है। क्या है? डिमांड फॉर लोन्स जो है वो ज्यादा मैंने है। बोला था सर, मैंने। जजाक अल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी आपके साथ। तो भाई देखो, डिमांड फॉर लोन्स जो है वो ज्यादा है आपकी।
क्यों? क्योंकि सर अपने पास इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, मार्केट में कम है। ठीक है भाई, ओके हो गया। और इससे हमारे पास सर क्या होता है कि आप क्यों इजी लैंड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर इससे आउटपुट जो है वो जनरेट होगा, आपकी जो है वो फ्यूचर के अंदर आपका पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। सही है। और जितना ज्यादा बैंक लोन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट और रीपेमेंट जो है वो हो रही होगी, और जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, डन है। आगे चलते हैं, जरा पार्ट सी पे आते हैं। एनालाइज हाउ एन एजिंग पॉपुलेशन में अफेक्ट अ कंट्रीज ग्रोथ रेट। सही है, आ जाए भाई। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब सर पता है क्या है, हमारे पास अब सारे के सारे जो है ना वो बड़ी उम्र के लोग आ चुके हैं। ठीक है भाई, डन है। अच्छा, अब एजिंग पॉपुलेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा यार, कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन में पैसा कम इस्तेमाल करेंगे सर। बेटा वो तो अभी सर वो नहीं। तजुर्बे कार ज्यादा होंगे, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उनके पास। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है भाई। हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो सर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो सर क्या कर रहे होंगे, हमारे पास जो है उनके पास जो है वो स्पेंडिंग जो है, अफोर्डेबिलिटी का जो पावर है वो सर क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है। जब अफोर्डेबिलिटी पावर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ रही है। अच्छा, ये जो आपके एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स है ना भाई, बड़ी उम्र के लोग हैं, तो वो सर क्या करेंगे, वो ट्रेन कर रहे होंगे छोटे वर्कर्स को। ट्रेन कर रहे हैं किसको भाई, यंग जो आने वाली जो है ना जनरेशन, जो वर्कर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और जब इनको ट्रेन करेंगे तो सर क्या होगा, हमारे पास जो है ये छोटे वर्कर्स हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी सर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। सही है। और ये जो आपके जो छोटे वर्कर्स होते हैं सर, ये सर आउट ऑफ डेट नहीं होते हैं सर, ये जो है वो टेक के साथ चल रहे होते हैं। सही है, डन है। इनकी जो मोबिलिटी है वो भी सर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सर ये कहीं भी जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे सर क्या होता है, हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, डन है। अच्छा, आउटपुट ज्यादा हो रहा है ना भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। और हमारे पास ये है कि एजिंग पॉपुलेशन है। सही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा अब, क्या पता बड़ी उम्र के लोग हैं, रिटायर्ड अवाम मौजूद है, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जिससे वो क्या कर रहे होंगे, वो जो है वो गवर्नमेंट किस पे स्पेंड कर रहा है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे जो है, वेलफेयर वगैरह पे जो है वो क्या कर रहा है भाई, स्पेंड जो है वो कर रहा है। सर ठीक है, गवर्नमेंट डन है। हेल्थ पे भी तो स्पेंड करेगा। क्या बोल रहे हैं? हेल्थ पे भी तो स्पेंड करेगी ना गवर्नमेंट। कर सकती है भाई। तो सर ये जब वेलफेयर की बात हुई तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बात करी, एजुकेशन की बात करी, हमने यहाँ पे बात करी हेल्थ की बात करी। सही है, डन है, ओके हो गया। जी सर। चलो सर, ये भी आप जो है वो बात यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। सही है, अब आ जाते हैं जरा 5D पे। चलें चलें जल्दी यार, कहाँ चला गया। डिस्कस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स विल ऑलवेज रिड्यूस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। जी सर, जरा बताएंगे ये वाला पॉइंट। कैनवी से कि वो लॉन्ग टर्म में हो जाती है, क्या हो जाती है? उनका बजट कम हो जाता है, क्योंकि लाइक जो पॉपुलेशन होती है उनके पास लाइक गुड एजुकेशन उनको रिसीव होती है और गुड हेल्थ केयर, तो आगे जाके उनको स्पेंड नहीं करना पड़ता इन बिल्डिंग लाइक हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स लाइक टू मच। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? सप्लाई साइड वाला है ना। वापस से जरा बताएं आप मुझे शुरू से। हाँ हाँ, हमने सही बोला है, सही बोला है यार, ऐसा मसला नहीं है कोई, आप ऐसे ही बताएं। कि वो लॉन्ग टर्म में जाके वो
क्या कहते हैं, कॉस्ट डिक्रीज होती है क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है उनके पास लाइक लाइक उनको सप्लाई साइड से अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी हेल्थ सर्विसेज देते हैं, तो आगे जाके लाइक इतनी बनानी नहीं पड़ती, इतनी हेल्प नहीं करनी पड़ती। अच्छा देखिए, आपने बोला एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं ना आप, तो इससे सर हमारे पास क्या हो जाती है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही होती है। ऐसा ही है, डन है, ओके हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास सर क्या है, सप्लाई साइड पॉलिसी है, आपने दे दी सब्सिडीज, आपने सब्सिडीज दे दी। इससे सर क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो सर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे सर क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी जो है वो सर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे सर क्या हो रहा है, हमारे पास जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। इससे सर क्या हो रहा है, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो रहा है। ठीक है, डन है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है अ, इन सब चीजों की वजह से, इन सब चीजों की वजह से सर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है। क्या कर सकती है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जिसकी वजह से आपका जो बजट डेफिसिट है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस जो है वो हो सकता है। ठीक है भाई, डन है। बजट डेफिसिट क्या हो जाएगा, इससे आपका रिड्यूस जो है वो हो जाएगा। दूसरा हम ये यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सप्लाई साइड पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, प्राइवेटाइजेशन कर दी है। प्राइवेटाइजेशन कर दी है, तो अब गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड नहीं कर रही है ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ऑन पब्लिक सेक्टर। सही है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज आप स्पेंड नहीं कर रहे हो तो सर क्या हो गया, बजट डेफिसिट कम हो गया या नहीं हुआ। दूसरा, आपने सर क्या किया, अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को सेल कर दिया टू प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, तो आपकी जेब में और पैसा जो है वो आ जाएगा। सही है, तो आपने भाई क्या करा, सोल्ड these state owned businesses, these state owned enterprises to private producers। तो इससे आपको क्या हुआ, जब आपने सोल्ड किया तो इससे क्या हुआ, कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ। ठीक है, सर डन है। इसमें ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। सर लिखा ना सर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। सही है ये भाई, डन है। नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन के साथ। सर अभी जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है। सही है, जरूरत नहीं है। अभी आप लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं कहेगा, बट वो इररेलेवेंट है ना फिर। ऊपर लिख दी एक चीज, फिर आपने अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखी है भले आपने ऊपर, पर नीचे प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। सही है, प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद सर ये है कि आप गवर्नमेंट अब जो है वो खुद से स्पेंड नहीं कर रही है ना, तो उसका बजट जो है वो बच चुका है। अब कुछ भी करे प्राइवेट प्रोड्यूसर, एफिशिएंटली यूज करे, कुछ भी करे। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला कि यार देखो, मसला बताएं क्या है, कि एजुकेशन और ट्रेनिंग आप दे तो रहे हो, सही है, तो एजुकेशन और ट्रेनिंग सर क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है या नहीं है। तो क्या कर सकते थे हम इससे बेहतर था इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर लेते। सही है, तो दूसरा सर ये है कि ये बजट डेफिसिट को इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेंडिंग जो है वो कर रहा है। ठीक है। दूसरा हम ये बात कर सकते हैं कि आप अक्सर यहाँ पे क्या करते हो, सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर जो है वो टैक्स रेट्स को कम कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो सर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ। सर दूसरा, आप क्या करते हैं, आप जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो कम कर रहे होते हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम करते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो एक्सटर्नल कॉस्ट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं या नहीं बढ़ती हैं। आई बात समझ। सही है, तो इसको अब सही करने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो अपने बजट को यूज करना पड़ता है, जिससे बजट डेफिसिट जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, डन है। अच्छा, दूसरा हमारे पास सर ये है कि आप जब सेल कर रहे हो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, जब आप क्या कर रहे हो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं, तो अब ये हो रहा है कि भाई यहाँ से प्रॉफिट्स आर नॉट जनरेटेड। सही है, यहाँ से यू आर नॉट एबल टू जनरेट एनी सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो ये भी एक जो है इसका नुकसान है।
ठीक है भाई, यहाँ तक अगर कोई सर मसला है तो जरा बता दें यार। सर स्टेट ओन प्राइसेस, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस अगर हम बेच देंगे तो उससे ये भी तो होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज़ करेंगे। सर आप फिर इसको पता है क्या करें, आप जब सेल कर रहे हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को, सही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल कि आपके जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं वो सर क्या करेंगे, वो जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वेलफेयर पे काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में आएगा। आपको अगर ये वाला पूरा पॉइंट लिखना है तो आप लिखें, वरना नहीं। ठीक है भाई, ठीक है सर। सही है भाई, चलें भाई।